हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव बेस्ट आईएएस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी आर्टिकल जो 12 होता है सभी स्टूडेंट को परेशान करता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्टेट का क्या मतलब है, आर्टिकल 13 भी परेशान करता है, लॉ का क्या मतलब है, आर्टिकल 14 भी बताऊंगा और आर्टिकल 15 बाकी के अगले वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लो आर्टिकल 12। स्टेट का क्या मतलब है। यहाँ पर स्टेट का जो मतलब है कि भारत की पार्लियामेंट, भारत की सरकार, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव उसके ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं वो स्टेट है। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसकी स्टेट असेंबली जो काम करती है वो स्टेट है। टोटल लोकल बॉडी, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई भी ट्रस्टी, ये स्टेट है। सभी लॉ वाले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें LIC ONGC से लेकर के सभी ये स्टेट में शामिल हैं, यानी ये स्टेट है, ये कंट्री है जहां पर सभी काम होते हैं, सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स का के अगेंस्ट कोई जाता है, ये भी मैंने बताया था। और दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 12 के बारे में बताता है कि कोई भी एजेंसी या प्राइवेट यूनिट्स जो भारत सरकार के अंडर काम कर रही है वो भी स्टेट है। कुल मिला के भारत सरकार के अंदर जो कुछ आता है एक्टिविटी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो काम आते हैं वो सभी स्टेट के अंडर आते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, ये से लेके सब बताया मैंने, ये सभी स्टेट हैं। इसका मतलब कंट्री है, कंट्री के अंडर आते हैं ये। दूसरा है आर्टिकल 13। तो देखिए, आर्टिकल 13 का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स सही है या गलत है, या फिर इनको कोई छेड़छाड़ करता है, छोटा करता है, तो इसको जीरो कर दिया जाएगा उसकी बात को जो इससे छेड़छाड़ करेगा। दूसरे शब्दों में कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप जा सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके राइट को कोई छीनता है तो। और आर्टिकल 226 में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। ये जो बोला गया है इसका मतलब लॉ। अब लॉ क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए वो परमानेंट लॉ होता है। नंबर 2, प्रेसिडेंट गवर्नर जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं वो टेम्परेरी लॉ होता है। इस चैप्टर में पढ़ोगे, प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3 से करता है ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, जब सेशन नहीं चल रहा। इसके अलावा अदर कोई भी जो भी लॉ एग्जीक्यूटिव के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर ऑर्डिनेंस से, ऑर्डर से या किसी नोटिस से जारी किए जाते हैं वो भी लॉ की बाउंड्री में आते हैं। और कोई भी ऐसी परंपरा या ट्रेडिशन भारत का जो सही है या गलत है वो लॉ के अंडर वो भी आएगा, यानी लॉ उस पर लगेगा। जैसे पहले सती प्रथा होती थी। ठीक है, अब बात आती है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन रहा है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। अब बात आई कि आर्टिकल 13 को क्या अमेंड किया जा सकता है 13 को। तो अमेंड करना कोई लॉ नहीं है, इसको चुनौती दी जा सकती है। ये केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में। और अमेंडमेंट को के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसमें फिर पता चला कि किसी भी हालत में सरकार इसका मेन स्ट्रक्चर खत्म नहीं कर सकती। तो अभी कुछ दिन पहले एक हल्ला मचा था कि जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान खतरे में है और कुछ लोगों ने अवार्ड लौटा दिए। तो मैं आपको बताना यहाँ चाहता हूं कि संविधान कोई सब्जी नहीं है, गाजर मूली नहीं है जो बाजार से रोज ले आओगे और बना लोगे। संविधान एक परमानेंट चीज है
और इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो आम जनता नहीं जानती, इसलिए वो सड़कों पे आई अपोजिशन वालों के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। संविधान खत्म नहीं हो सकता, हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं हो सकते, मेन स्ट्रक्चर खत्म नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई बुराई आ रही है तो बुराई तो देखिए हमारे अंदर आती है, हम भी अपना चेंज करते हैं घर में, कपड़ों को, सारी चीजें। आर्टिकल अब आ जाइए जो राइट टू इक्वलिटी में आपको 14 में बताने जा रहा हूं। तो इसे कानून, कानून के लिए सभी सिटीजन्स बराबर हैं कानून के सामने, सभी विदेशी भी बराबर हैं, सभी कंपनी चाहे कोई भी एजेंसी है सब बराबर हैं। कानून जो लॉ है वो इक्वल ब्रिटिश मूल से लिया गया है, और प्रोटेक्शन शब्द लॉ का अमेरिका से लिया गया है। समझ रहे हो ना, लॉ का जो इक्वलिटी का बात ब्रिटिश से है और लॉ का प्रोटेक्शन अमेरिका से है। यानी कि कोई भी आदमी चाहे गरीब है अमीर है कुछ भी है, सबके साथ बिना भेदभाव के इक्वल बिहेव करना, सभी को न्याय मिलेगा। किसी भी हालत में ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सिक्योरिटी करता है, और किसी भी आदमी को केवल सजा मिलेगी तभी कि जब वो लॉ के खिलाफ जाता है तब सजा मिलती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि फिजूल में सजा कोई भी नहीं दे सकता, तो इंडिविजुअल तौर पे भी नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर के इसमें ये कहा गया है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, प्रधानमंत्री हो चाहे आम नागरिक हो, ये कहा गया है। दूसरी बात, इसके कुछ एक्सेप्शन जो मतलब अपवाद जो होते हैं वो भी हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 361 ये कहता है कि ये ड्यूटी पर कोर्ट के लिए जवाबदेह नहीं है, यानी कि कोर्ट उस टाइम पर इनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, इनकी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और नहीं इनको सजा दी जा सकती है। दूसरी बात है, नहीं इन पर दीवानी का मुकदमा जो होता है वो चल सकता है, और इससे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले। इसके अलावा जो फौजदारी के मुकदमे हैं, दीवानी के मुकदमे हैं 361 के अंडर, भारत के एमपी यानी राज्यसभा लोकसभा के, उनके ऊपर ड्यूटी के दौरान कोई मुकदमा नहीं हो सकता उस टाइम पर। एमएलए के खिलाफ भी नहीं हो सकता। आर्टिकल 31C जो मैंने पीछे बताया था ये भी इसी में शामिल है, 31C। तो इसके अलावा पहले वीडियो में 31C के बारे में मैंने बता दिया है। और विदेशी जो फॉरेन अम्बेसडर जो भारत में रहते हैं, डिप्लोमेट, उन पर कैसा भी मुकदमा नहीं हो सकता, नहीं केस हो सकता, चाहे क्रिमिनल है चाहे दीवानी का है। यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस, उसके कोई उसके मेंबर या उसकी एजेंसी पर के मेंबर के ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता, ये बताया गया। आर्टिकल अब आ जाइए 15। तो 15 जो आर्टिकल भी ये है कि क्या कहता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी आदमी पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो दुकान हो, होटल हो, धार्मिक स्थल हो, कुछ भी हो। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में यही कहा गया है, तो भारत में बच्चों और महिलाओं को अलग से कुछ राइट्स दिए जाते हैं, फ्री एजुकेशन देना, रिजर्वेशन की भी बात की गई है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, असेंबली में, स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसका अपवाद माना जाता है। तो 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, और आईआईटी आईआईएम में रिजर्वेशन दिया गया 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बता दिया। और अभी जो दिया है 10% ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर्स हैं उनके कंडीशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया। अभी ओबीसी को मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में भी रिजर्वेशन दिया गया है। क्रीमी लेयर इसमें बीच में आता है। क्रीमी लेयर का जो मीनिंग है, यानी कि ओबीसी में क्रीमी लेयर वो होगा जिसकी 2017 के हिसाब से 8 लाख या उससे कम की इनकम है, क्लास 1 जॉब पर है, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज, यूपीएससी का चेयरमैन या कोई मेंबर, पीसीएस चेयरमैन या मेंबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विस, क्लास 2 के ऑफिसर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ भी या कर्नल से जो ऊपर की रैंक वाले, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एडवाइजर, ट्रेडर्स, जिनके पास शहरों में जमीन या जमीन है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है, जिनकी 8 लाख या उससे कम इनकम या ज़्यादा है, वो क्रीमी माना जाएगा जो 8 लाख से इनकम ऊपर वाला है। तो जो मंडल कमीशन है मैं आपको बता देता हूँ, 1979 में मोरारजी देसाई सरकार में मंडल बीपी मंडल के अंडर आर्टिकल 340 के अंडर 340 के अंडर बनाया गया था और इसमें बहुत सारी जातियों को शामिल किया गया। और ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट लगाई गई थी 1990 में बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में लगाई गई थी, 27% रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसमें 2 चेंज किए, 27% ओबीसी के लिए जो कि बहुत गरीब हैं, 10% इसमें जो इकोनॉमिक रूप से यानी कि फाइनेंशियल गरीब हैं उसमें हाई कास्ट के लिए दिया गया था। इसी का यूज मोदी सरकार ने अभी किया है मंडल कमीशन में। और आर्टिकल 16(4) ये भी पिछड़ा वर्ग से ही संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल था इसमें आपको बताया कि फिर बाद में प्रमोशन की भी इसमें बात की गई है और रिजर्वेशन की भी, बैकलॉग की भी बात की गई है। तो ये मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो कुल मिला के आर्टिकल 12 स्टेट क्या होता है समझ गए होंगे, आर्टिकल 13 लॉ क्या होता है, किस कौन कौन सा, आर्टिकल 14 सभी बराबर हैं और आर्टिकल 15 कोई भेद नहीं होगा। इसके आधार पर आर्टिकल 15 तक हो गया, तो ये आपको पहले करना है। इससे आगे फिर अदर आर्टिकल उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।